णमोऽर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो वैरियाणं णमो अध्यायाणं णमो लोये सव्यसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे। तत्वार्थ सूत्र तीसरा अध्याय। तत्वार्थ सूत्र के तीसरे अध्याय में मध्य लोक का वर्णन चल रहा है। तत्वार्थ सूत्र में कल हमने 9वें सूत्र तक देखा था और 7, 8, 9 इन 3 सूत्रों में आचार्य ने बताया जम्बू द्वीप लवणोदादय शुभ नामानु द्वीप समुद्रा कि जम्बू द्वीप लवण समुद्र आदि शुभ नाम वाले द्वीप समुद्र हैं। और ये कैसे है? द्विर द्विर विष्कम्भा पूर्व पूर्व परिक्षेपणों वलयाकृतया, ये दुगनी दुगने विष्कम्भ वाले हैं, विस्तार वाले हैं। पूर्व पूर्व परिक्षेपण, एक दूसरे को से निकला, एक दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को, ऐसे है ना। तो उसी को हम कहते हैं एक दूसरे को, है ना। तो इस तरह से ये एक घेरे हुए हैं वलयाकृतया, वलयाकृता वलय के आकृति वाले, मतलब चूड़ी के आकार वाले, ठीक है। इसके बाद 9वें सूत्र में आचार्य ने कहा था कि ये इन सब के बीच में, यानी ये पूरा जो है इन सब के बीच में नाभि की तरह मेरु पर्वत सहित 1000 योजन 1,00,000 योजन वाला जम्बू द्वीप है, ठीक है। यहाँ तक की स्थिति हमने देखी थी। हम देखते हैं कि मानचित्र में कल हमने इन सबको देखा था। देखो मानचित्र खोलते हैं, ये आपके बीच में मानचित्र आ गया क्या? ये देखो एक मानचित्र है काफी, और इसको मैं जूम करता हूँ। ये पूरा द्वीप का मानचित्र है। और ढाई द्वीप किसे कहते हैं ये थोड़ा सा आप जान लें, बार बार पढ़ने में आता है ढाई द्वीप, ढाई द्वीप, ढाई द्वीप क्या है ये। तो जैसे कि मैंने बताया था, यानी चित्र में हमने देखा था, सबसे बीच में जम्बू द्वीप है 1,00,000 योजन का, ये ठीक है। ये 1,00,000 योजन का बीच में जम्बू द्वीप है। ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, वो तो इसमें दिखाए नहीं जा सकते, दिखाए भी नहीं गए हैं, बस हमें जानना है शब्दों में, कल्पना जितनी हो कर सकते। फिर उसे सर्वज्ञ की आज्ञा के अनुसार उसे मान ले। तो ये जम्बू द्वीप है 1,00,000 योजन का, ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको। इसके बाद ये लवण समुद्र है। ये जो नाली इस पे खाली गई ना चित्र में, ये चूंकि इसको दिखाने का भी प्रयोजन नहीं है, इसकी रचना बताने का प्रयोजन नहीं है, इसलिए इसे थोड़ा सा गौण कर दिया। लेकिन ये इतनी नाली सी नहीं, ये बहुत बड़ी है। यानी 1,00,000 योजन का जम्बूद्वीप है, तो ये 2,00,000 योजन का है लवण समुद्र। यदि चित्र में जो एवरेज दिखाया गया है उसके हिसाब से ये यहाँ तक आएगा, जहां मैं एरो दिखा रहा हूँ, तो इससे दुगना कर दो तो यहाँ तक पूरी स्क्रीन कंप्यूटर की चली जाएगी। लेकिन चूंकि उसमें रचना दिखाने से भी प्रयोजन नहीं है, इसलिए उसे पतले में बना दिया। उसके बाद अगला द्वीप है ये धातकी खंड, ठीक है। ये धातकी खंड आपको वलयाकृति वाला दिखाई दे रहा होगा, चूड़ी के आकार वाला कहें अथवा हमारी भाषा में कहें तो टायर के आकार का, है ना। इसके बाद अगला समुद्र ये पतला सा फिर दिखा दिया, कालोदधी समुद्र, ठीक है।
कालोदधि समुद्र ये। चल, लवण समुद्र चूंकि जल ही है लेकिन है ना थोड़ा सा लवण युक्त है, नमक खारा है, इसलिए इसका नाम लवण युक्त लवण समुद्र है ना। ये कालोदधि समुद्र है। और तो 2 समुद्र हो गए। इसके बाद फिर से ये एक द्वीप है, ठीक है, ये कहलाता है पुष्करवण द्वीप। कौन सा द्वीप कहलाता है? पुष्करवण द्वीप। तो पहला द्वीप हो गया जम्बू द्वीप, इसके बाद दूसरा हो गया ये धातकी खंड, और तीसरा पुष्करवण द्वीप। ये तीसरा द्वीप है पुष्करवण द्वीप, ठीक है। इनकी अवगाहना मतलब विष्कंभ कितना है? जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का, लवण समुद्र 2 लाख योजन का, धातकी खंड 4 लाख योजन का, कालोदधि 8 लाख योजन का, और पुष्करवण द्वीप 16 लाख योजन का, ठीक है, 16 लाख योजन का है। चूंकि चित्र में संकेत मात्र करना है इसलिए उसे है ना बहुत बड़ा नहीं दिखाया गया है, संभव भी नहीं है। अब आता है तो क्या है, ये जो 16 लाख योजन का पुष्करवण द्वीप है, इसके बीचों बीच एक पर्वत है। ये देखो आप मेरे इसको देखते जाओ, एरो को वाइट वाइट दिख रहा है चित्र में। ये इसके बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच, जैसे वलय आकृति का है ऐसे ये सारे द्वीप और समुद्र हैं, ऐसे ये भी है ना, ऐसे चारों ओर बिल्कुल इसके बीचों बीच ये पर्वत है। इसको बोलते हैं मानुषोत्तर पर्वत, ठीक है। और इस मानुषोत्तर पर्वत के कारण इस पुष्करवण द्वीप के 2 हिस्से हो जाते हैं। एक अंदर आ जाता है, मतलब अपनी भाषा में कहें एक अंदर और एक बाहर तरफ। तो जो 2 हिस्से हो गए है ना, तो इस मानसोत्तर पर्वत का के कारण इस पुष्करवण द्वीप के 2 हिस्से हो गए। तो ये आधा हिस्सा ये रहा, तो इस ये आधा हिस्सा एक धातकी खंड और एक जम्बू द्वीप, ठीक है। तो ये कहलाते हैं मिला के 2.5 द्वीप, पूरा जम्बू द्वीप, पूरा धातकी खंड और ये आधा पुष्करवण द्वीप। आधा वो चूंकि पर्वत के उस तरफ है। और ये जो मानसोत्तर पर्वत है, इस मानसोत्तर पर्वत के बाहर मनुष्य नहीं जा सकता, किसी कीमत पे नहीं जा सकता। कोई देवों की सहायता से, कोई यंत्र तंत्र किसी सहायता से इस मानसोत्तर पर्वत आगे नहीं जा सकता। त्रिंच जा सकता है, मनुष्य नहीं जा सकता, समझ में आए ना। और एक स्थिति में जा सकता है, जब कोई केवली समुद्रघात करते हैं, तो समुद्रघात के समय जो उनका आत्मा के प्रदेश हैं वो पूरे लोक में फैल जाते हैं, तो उस अपेक्षा से जा सकते हैं। उस अपेक्षा से तो वो तृष्णादि के बाहर भी चले जाते हैं, है ना। इसलिए वो यहाँ अभी अपेक्षा ग्रहण नहीं करना, क्योंकि वो भी चूंकि संसारी हैं, अभी मुक्त नहीं हुए हैं। लेकिन समुद्रघात के उस समय को अभी गौण कर दिया जाए, है ना, तो यहाँ से कोई भी मनुष्य इसके आगे नहीं जा सकता। क्योंकि केवली भी अभी मनुष्य है, इसलिए वो एक अलग स्थिति है, ठीक है। तो ये कहलाता है मानुषोत्तर पर्वत। और चूंकि नंदीश्वर द्वीप ये तो अभी पुष्करवण द्वीप तीसरा है, ऐसे चौथा, पांचवा, छठवां, है ना, बारुणीवर, क्षीरवर, घृतवर, इक्षुवर, फिर 8वां द्वीप नंदीश्वर है। तो जब मानसोत्तर पर्वत के ही उस तरफ नहीं जा सकते, तो फिर नंदीश्वर जाने का तो कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। यही कारण है कि नंदीश्वर द्वीप की पूजा, नंदीश्वर द्वीप के में जो जिनबिंब है उनकी वंदना हम यहीं रहकर करते हैं। हमें सकती सो ना ही यहाँ करी थापना, कि चूंकि हमें में शक्ति नहीं है वहां जाने की, तो उन नंदीश्वर द्वीप में विराजमान 52 चैत्यालय में विराजमान उन, है ना, एक एक चैत्यालय में 108, तो 108 में 52 का गुणा कर लीजिए, तो जितनी जिनबिंब आएंगे उतने जिनबिंबों की हम अपने पास में, घर के पास में जहाँ मंदिर दर्शन करने जाते हैं, या अष्टानिका में कोई तीर्थों हो, कहीं अलग रहने गया हो, तो वहां के हमारे सामने जो जिनबिंब है उनमें हम उनकी स्थापना करके फिर हम नंदीश्वर की पूजा के जरिए उनकी वंदना करते हैं। तो देखो अब कितना 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 मोटा व्यवहार है। एक तो सामने जिनबिंब है, वो ही स्थापना निक्षेप है,
यानी जो तीर्थंकर देव, अरहंत देव है, उनकी स्थापना हमने कर रखी जिन बिंब में। ठीक है, अब नंदीश्वर द्वीप में जो जिन बिंब है, वो जिन बिंब को भी हमने स्थापित कर दिया है इसमें। समझ में आया? हमने जो जिन बिंब में विराजमान है, पहले ही उसमें अरहंत देव की स्थापना कर दी हमने, और वहां 52 चैत्यालयों में उपलब्ध मतलब मौजूद जिन बिंबों की स्थापना कर दी। तो कितनी पावर आ गई इसमें, पावर आ गई कि नहीं है? इतनी अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं की स्थापना कर दी तो बहुत पावरफुल हो जाती है। तो कौन हो जाता है पावरफुल? जिन मुद्रा नहीं, जिन मुद्रा तो पहले ही से पावरफुल है, आपकी स्थापना करने से कोई ज्यादा पावरफुल नहीं हो जाएगी, लेकिन हमारे अंदर जो उसके साथ भक्ति का भाव जुड़ जाता है तो वो पावरफुल हो जाता है, इसलिए वो हम उसमें पावरफुल कह देते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो के बाहर किसी भी तरह से मनुष्य की उपस्थिति नहीं है। इसके बाहर जो है असंख्यात द्वीप समुद्र है ना, वहां मनुष्य नहीं है। ठीक है, वहां त्रेंच है ना, आदि है। चलिए, स्वयं भूरमण समुद्र को छोड़ के ये सब बहुत भोग भूमियों जैसी रचना है। चलिए, स्वयं भूरमण समुद्र, बाहर में समुद्र द्वीप पहले है ना, तो वहां को छोड़कर ये बीच की भोग भूमियों जैसी रचना है। चलिए, यहां तक समझ में आ गया आपको? 2.5 द्वीप समझ में आ गया? यदि आ गया हो तो आप बता दीजिए मुझे। ढाई द्वीप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? एक जम्बू द्वीप, ठीक है, एक जम्बू द्वीप, एक धातकी खंड और आधा पुष्करार्ध। अब जब हम कहें पुष्करार्ध, तो पुष्करार्ध में आप समझ लेना पुष्कर भर का वो आधा हिस्सा। और ये जो हमने सुमेरु पर्वत कहा, सुमेरु पर्वत कहा ना आपको, सूत्र में आया कि जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के बीच में सुमेरु पर्वत है नाभि की तरह। तो एक नहीं है, ये 5 है, लेकिन वो अलग अलग क्षेत्र में है। ये तो चूंकि जम्बू द्वीप बीचों बीच है और उसके भी बीच में सुमेरु पर्वत है, इसको सुदर्शन मेरु कहते हैं, सुदर्शन मेरु। तो 5 मेरु में चूंकि सुदर्शन मेरु बीच में है, सबसे बड़ा है, और हम जहाँ रहते हैं वो जम्बू द्वीप में है, यानी हमारी लोकेशन में है, इस वजह से इसका उल्लेख बहुत अधिक आता है ना। लेकिन एक ही नहीं है, 5 है, सुदर्शन मेरु, विजय मेरु, अचल मेरु, मंदर मेरु और विद्युन्माली। आप देखो इस चित्र में दिख रहे होंगे, एक ये दिख रहा होगा, एक ये और एक ये, दो ये बीच में 5, ये कहलाते 5 मेरु। तो ये 2 मेरु कहाँ है? धातकी खंड में। 2 मेरु कहाँ है? ये पुष्करार्ध में। ठीक है, और सुदर्शन, ये जम्बू द्वीप में केवल एक है, तो एक ये सुदर्शन मेरु कहलाता है। बाकी के 4 हमने नाम बताए। ये सबसे बड़ा है, 1 लाख योजन का है, बाकी ये 84 हजार योजन के है ना। इसलिए आपने कभी देखा होगा जहां भी पंच मेरु विराजमान होंगे जिन मंदिरों में, तो आपने देखा बीच का मेरु सबसे बड़ा होता है, तो बाकी 4 एक साइज के होते हैं। तो जब वो देखेंगे तो आप समझ लेना कि वो 4 एक साइज किस लिए हैं, क्योंकि ये विजय, अचल, मंदर मेरु, विद्युन्माली वो 4 है, और वो एक साइज के हैं, 84 हजार योजन के, और सुदर्शन मेरु सबसे बड़ा है। चलिए, ये 5 मेरु में 16 जिनालय हैं, तो 16 जिनालय मिलके 5 मेरु के 80 जिनालय होते हैं। ठीक है, यही कारण है पूजन में पढ़ते हैं 5 मेरु 80 जिन धाम, सब प्रतिमा जी को करहूं प्रणाम, महा सुख होय देखे नाथ परम सुख होय। तो वो ये 5 मेरु 80 क्या होता है? 80 मतलब वो तलवार नहीं है 80 मतलब 80, 5 मेरु के 80 जिन धाम। ठीक है, तो नंदीश्वर द्वीप में मंदिर को कहा है भवन, भवन 52 प्रतिमा नमो सुख करम। 52 भवन, भवन मतलब भवन यानी मंदिर,
यहाँ इस पूजा में बाकायदा जिन धाम कहा है, 5 मेरु 80 जिन धाम। जिन धाम मतलब जिन मंदिर। तो देखो ये बढ़िया नाम आया, हम बोलते जिन मंदिर, जिनालय। अब इस पूजा में क्या नाम आया बढ़िया, जिन धाम। समझ में आया ना। चल, तो ये अब बाकी तो छोड़ दीजिए, हमें अब केवल कंसंट्रेट करना है ये बीच में जम्बूद्वीप, ठीक है। और जितनी भी मान लीजिए हम कहते हैं 5 भरत 5 ऐरावत, तो ये जो 5-5 संख्या आती है ना बार बार, ये 2.5 द्वीप में रहने वाले 2.5 द्वीप की अपेक्षा आती है। मान लीजिए भरत क्षेत्र है, तो जम्बूद्वीप में एक भरत क्षेत्र है, 2 धात की खंड में है, 2 पुष्करार्ध में है, तो 5 भरत। हम कहते 5 ऐरावत, तो एक जम्बूद्वीप में 2-2 उन 2-2 द्वीप में है, धात की खंड में और पुष्करार्ध में, तो वो 5 हो जाते हैं, है ना। ऐसे 5-5 की रचना, मेरु एक, लेकिन एक नहीं 5 है, क्योंकि 2-2 उन 2 भूमियों में भी है। तो 5 का जो गणित है वो इसी वजह से हो जाता है, जब पूरे 2.5 द्वीप का हम गणित लगाते हैं तो इन सबकी संख्या 5 हो जाती है। विदेह भी 5 है, और 5 क्या है, चूंकि ये 32 है, तो 5 में 160 विदेह है। चलो ये अभी ना जाए, अभी केवल आप जम्बूद्वीप पे कंसंट्रेट करें जरा, ठीक है। मैं इसे जरा जूम करता हूं। चलिए, अब आपको ये जम्बूद्वीप दिख रहा होगा ठीक ठीक से, क्योंकि पहले ही रेजुलेशन कम है और आपकी स्क्रीन में और कम आ रही होगी, है ना। चलो, दिख रहा है आपको सबको जम्बूद्वीप। इसके चारों ओर ये नीला सा दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये लवण समुद्र है। ये 2 लाख योजन का है यहाँ से यहाँ, लेकिन वो उसमें ज्यादा सरोकार नहीं, इसलिए उसको पतले में दिखा दिया गया। अब ये पूरा जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसकी कल मैंने परिधि बताई थी, याद है, 3,16,000 है ना, 227 योजन, 3 कोस, 128 धनुष, 1 अंगुल, इतनी इसकी परिधि है। और वो आगे का गणित मैंने बोला। अब आगे के सूत्रों में इसी जम्बूद्वीप को समझाया है। तो इस जम्बूद्वीप को कैसे समझाया है, तो आप देखो, जहां मैं एरो कर रहा हूं आप वहां देखना। एक जम्बूद्वीप है और इस एक जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं, और वो 7 क्षेत्र बन जाते हैं इस जम्बूद्वीप को विभाजित करने वाले 6 पर्वतों की वजह से, जिन्हें कुलाचल पर्वत कहते हैं, जिन्हें वर्षधर पर्वत कहते हैं। तो ये 6 पर्वत ऐसे लवण समुद्र से, मतलब लवण समुद्र को अंत में टच करते हैं, छूते हैं। तो ऐसे पूर्व से लेके पश्चिम तक, यहाँ चित्र में पूर्व से लेके पश्चिम ऐसे है ना। तो चित्र में देखेंगे आप, तो पूर्व से पश्चिम तक 6 पर्वत हैं। उन 6 पर्वतों की कारण से इस जम्बूद्वीप के 7 भाग हो जाते हैं, उन्हें ही 7 क्षेत्र कहते हैं। तो देखो ये 6 पर्वत कौन से हैं, तो आप बिल्कुल देखें, सबसे नीचे से चलें दक्षिण की तरफ से। तो सबसे पहले ये हिमवन पर्वत दिख रहा है आपको, हिमवन पर्वत दिख रहा है। मैं जहां ये एरो कर रहा हूं वहां आप देखें, हिमवन पर्वत, ठीक है। 100 योजन ऊंचाई हिमवन पर्वत है। इसके बाद अगला है ये महाहिमवन पर्वत, दिख रहा है आपको। चलिए, इसके बाद है तीसरा निषद पर्वत, ये 400 योजन, ये दुगने दुगने, हिमवन 100 योजन, महाहिमवन 200 योजन, निषद 400 योजन। कितने पर्वत हो गए, 3। इसके बाद ये चौथा पर्वत है नील, ये पुनः 400 योजन का है। फिर यहां से अब घटेगा मामला। फिर 5वां है रुक्मी पर्वत, ये देखो आप, दिख रहा है 200 योजन का। और फिर 6वां है शिखरी पर्वत, ये 100 योजन का। दिख गया आपको? यदि दिख गया है तो आप सिर हिला दीजिए। चलिए, तो ये 6 पर्वत हैं, हिमवन पर्वत, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी। अब ये जब 6 पर्वत ये पूर्व से लेके पश्चिम तक हैं, तो इन पर्वतों की वजह, और ये पर्वत मालूम कैसे है, हमारे दिमाग में पर्वत की जो परिकल्पना है वो कैसी है, एक तो लोक में हम जैसे पहाड़ देखते रहते हैं, है ना, नीचे से चौड़े और ऊपर से तो वो जाके थोड़े से सकरे हो जाते हैं,
और ये परिकल्पना पर्वत भी है, अभी आएगा, विजयार्थ पे भी आएंगे। अच्छा हाँ, तो ये पर्वत थोड़े अलग तरह के हैं। आपने सुमेरु पर्वत का चित्र देखा होगा कभी ना कभी, है ना, मॉडल भी देखे होंगे यहाँ अपने मंदिरों में, अथवा हमारे पास में मेरठ में हस्तिनापुर जाएंगे तो वो भी ऐसे ही होता है, ऊपर सकरा होता जाता है ना। और लेकिन ये पर्वत अलग तरह के हैं। ये पर्वत ऐसे हैं बिल्कुल जैसे दीवाल डली हुई, दीवाल की तरह, ऐसी दीवाल सी खड़ी हुई है, ऊपर से बिल्कुल एक से है ना, और नीचे भी एक से है, तो बिल्कुल जैसे दीवाल खड़ी हुई हो, ऐसे पर्वत, तो एक खास तरह के पर्वत हैं। ऐसे पर्वत नहीं है जैसे हमारे मन में एक पर्वत का चित्र, पहाड़ का चित्र है, या है ना, तो ये बिल्कुल दीवाल की तरह ऐसे पूर्व से लेके पश्चिम तक, है ना, देखो दिखाई दे रहे ना, ऐसे ऐसे है। तो ये 6 पर्वत की वजह से इस पूरे जम्बू द्वीप के 7 क्षेत्र हो जाते हैं। अब वो 7 क्षेत्र कौन से हो जाते हैं, है ना, तो पहले आप क्या कहते हैं, ये सूत्र देख लो, क्योंकि हमें सूत्र के साथ चलना है ना, तो आप सूत्र देख लें, नहीं तो सूत्र के बिना अगला सूत्र जो है, आचार्य ने 10वां जो सूत्र दिया है, तो 10वां सूत्र हम पढ़ते हैं कि जब ये 7 पर्वत के द्वारा भरत जम्बू द्वीप के 6 भाग, 7 भाग हो गए, 6 पर्वतों के द्वारा 7 भाग हुए, तो आचार्य ने यहाँ एक सूत्र में इन 7 क्षेत्रों के नाम दिए। देखो क्या दिए, 10वां सूत्र देखें, भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवत हैरण्यवतैरावत वर्षा क्षेत्राणि। ये 7 क्षेत्र हैं। कौन कौन से नाम दिए उन्होंने, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत। 7 क्षेत्र, भरत, हेमवत, रम्यक। समझ में आ गई आपको बात? और फिर प्रश्न होता है कि ये 7 क्षेत्र कैसे बने, तो आचार्य देव ने 11वें सूत्र में इन पर्वतों के नाम भी दे दिए जो अभी हमने पढ़े। तद विभाजिनः पूर्वा परायता हिमवन महा हिमवन विचिंदी शिखरेणु वर्षा पर्वता। ठीक है, तो 11वें सूत्र में आचार्य ने इन 6 पर्वतों के नाम दिए। तद विभाजिना, है ना, यानी ऊपर के जो क्षेत्र बताए उनको विभाजित करने वाले, पूर्वा परायता, पूर्व से पश्चिम तक। ठीक है, 2 विशेषण क्या बता दिए इन पर्वतों के, कि तद विभाजिना, तद विभाजिना मतलब 10वें सूत्र में जो 7 क्षेत्र बताए उनको विभाजित करने वाले, पूर्वा परायता, पूर्व से पश्चिम तक। फिर ये 6 नाम दे दिए, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरिणो, वर्षधर पर्वता। ये 6 वर्षधर पर्वत है। इनको क्या कहा है यहाँ, वर्षधर पर्वत। इनका दूसरी जगह नाम कुलाचल पर्वत भी है। इन्हें वर्षधर पर्वत क्यों कहते हैं, इन्हें वर्षधर पर्वत इसलिए कहते हैं क्योंकि वर्ष कहते हैं क्षेत्र को। वर्ष किसे कहते हैं, वर्ष यानी क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र हो उसे कहते हैं वर्ष। हमारे देश का भी नाम भारत वर्ष है ना, तो भारत वर्ष, वर्ष का अलग कोई अर्थ नहीं है, भारत क्षेत्र, क्षेत्र को ही कहते हैं वर्ष। ठीक है, तो ये वर्ष यानी होता है क्षेत्र। तो ये 7 क्षेत्रों को बनाने वाले हैं, यानी 7 क्षेत्रों में का विभाजन करने वाले हैं, 7 वर्षों का विभाजन करने वाले हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं वर्षधर पर्वत, वर्ष को धारण करने वाले, वर्ष को इन 7 क्षेत्रों का विभाग करने वाले। ठीक है, इसलिए इनका नाम है वर्षधर, है ना। वर्ष का अर्थ जो साल होता है, ईयर, वो अलग है, यहाँ वर्ष का अर्थ क्षेत्र होता है। और भारत को कहते हैं ना भारत वर्ष। और वैसे भी ये भारत वर्ष जो शब्द है कहाँ से आया है, कहाँ से आया है भारत वर्ष शब्द, जब हमारा देश आजाद हुआ और आजाद होने के बाद जब संविधान लिखा जाने लगा
तो सब संविधान सभा के सामने प्रश्न आया कि इस देश का नाम क्या रखें, नाम क्या होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब पहली लाइन तो यही लिखी जाएगी ना पहली लाइन तो यही लिखी जाएगी कि इस देश का नाम क्या है। समझ में आया ना कि हम ये जो संविधान लिख रहे हैं किस देश का संविधान है। तो सबसे पहले यही समस्या पैदा हुई कि इस देश का नाम क्या हो। तो बोले हिंदुस्तान, ये तो कोई नाम है नहीं, है ना, ये तो विदेशी लोग आते थे वो इसे हिंदुस्तान बोलने लगे। इंडिया, इंडिया भी हमारा प्राचीन नाम नहीं है ना। तो क्या कहें, नाम तो बहुत चलते हैं, अजनाभ वर्ष, आर्यावर्त, है ना, ऐसे। तो फिर जाके एक गौरी शंकर ओझा थे, राजस्थान के बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने बताया था कि भैया इस देश का नाम जो है, सबसे प्राचीन उल्लेख, प्रामाणिक उल्लेख यदि कोई है तो उदयगिरी है ना। उदयगिरी कहाँ? ये विदिशा के पास उदयगिरी नहीं, ये जो पुरी जगन्नाथ, ये क्या कहते हैं, भुवनेश्वर, उड़ीसा में है ना, उड़ीसा में भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के पास एक पहाड़ है, उदयगिरी, खंडगिरी की पहाड़ियां कहलाती हैं वो। तो वहां उदयगिरी में जो है एक हाथी गुम्फ शिलालेख है, पहाड़ी वो गुफाएं हैं, और गुफाओं के साथ वहीं पे एक बहुत बड़ा शिलालेख है, बहुत बड़ा शिलालेख, मतलब उसका आकार बहुत बड़ा है। एक तो शिलालेख होते हैं छोटे मोटे पत्थर पे लिखे रहते हैं, कोई शिला पे भी लिखे हों, आप श्रवण बेलगुला गए होंगे, बहुत सारे आपको शिलालेख देखने मिलेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा शिलालेख है, माने 17 पंक्तियों में, मुझे ध्यान आ रहा, बहुत बड़े एरिया में है, यानी बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। और ये बहुत प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध है ना, बहुत प्रसिद्ध है ये इतिहास में, और इतिहासविदों के लिए हमेशा एक शोध का विषय रहा है। और इस पे हाथी, उस शिलालेख का नाम है हाथी गुम्फ शिलालेख। इस पे बाकायदा हमारे दिल्ली के विद्वान डॉक्टर सुदीप जी, उनकी एक पुस्तक भी है, उनमें उन्होंने उस शिलालेख का बहुत अच्छा विश्लेषण भी किया है। वो तो ब्राह्मी लिपि में है, प्राकृत भाषा में है, उसे फिर उन्होंने सरल हिंदी अनुवाद करके वो पुस्तकाकार बहुत अच्छा। उस शिलालेख अपने एक बहुत बड़ा सम्राट हुआ, सम्राट खारवेल, ये जैन सम्राट हुआ है आज से लगभग 2200 साल पहले, है ना, 2150-2200 साल पहले राजा सम्राट हुआ, सम्राट खारवेल। और इसका शासन कहाँ, दक्षिण मदुरई तक शासन था, बहुत बड़ा सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट बोलते हैं उसे। तो अब चक्रवर्ती तो हमारे यहाँ टेक्निकल 6 खंडों का राजा होता है, तो उस अर्थ में नहीं, लेकिन एक सामान्य लोक के अर्थ में चक्रवर्ती सम्राट खारवेल। और वो जैन सम्राट था, और उसके 13-14 साल के, उसने अपने शासन काल में 14 साल में जो जो कार्य किए, उन 14 साल के कार्यों का उल्लेख उस शिलालेख में है। और इतना व्यवस्थित शिलालेख कोई दूसरा नहीं होगा, इतना प्राचीन शिलालेख है ना। उसमें ही ये उल्लेख आया है कि उसके पहले एक नंद राजा था, वो मगध का, उसने वहां कलिंग पे चढ़ाई की थी, जहां का ये राजा था खारवेल, तो पहले कभी चढ़ाई की थी, और वहां उसने तहस नहस किया, हराया कलिंग को। और वहां एक आदिनाथ भगवान की मूर्ति थी, जिन्हें बोलते थे कलिंग जिन। क्या बोलते थे देवेंद्र जी? कलिंग जिन। तो वह हराने के बाद उस कलिंग जिन की मूर्ति को, आदिनाथ भगवान की मूर्ति को कहाँ ले गया था? मगध ले गया था। वहां से, मतलब कहां से? कलिंग से मगध ले आया था। कलिंग था, उनके स्वाभिमान का प्रतीक था, राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक था, आस्था का केंद्र था। तो वो वहां से लेके आ गया था, वो नंद महापद्म, क्या नाम था राजा का, मगध सम्राट, तो वो ले गया था। अब आप सोच लो, आज से लगभग 2200 साल पहले की बात है,
अनेक लोग तो कह देते हैं कि हमारे यहाँ पूजन पद्धति और जिन मुद्रा और जो दर्शन पूजन वगैरह ये तो बहुत बाद में आई, शताब्दी के बाद में आई, शताब्दी के बाद में आई। सब झूठी बातें हैं, काल्पनिक बातें हैं। जिन मंदिर, जिन मूर्ति, जिन पूजा, जिन दर्शन, जिन आराधना, ये हमारी मौलिक संपदा है ना। और वहां 2200 साल पहले की मूर्ति आगम में उल्लेख है। अरे हमारे यहाँ तो चौथे काल तक की मूर्तियां मंदिरों में विराजमान है, बयाना में एक आध जगह और है कहीं, है ना। खैर, तो फिर बाद में जब कलिंग ने, जब ये सम्राट खारवेल हुआ तो उसने अवध पे, मगध पे चढ़ाई की और मगध को जीता। और मगध को जीतने के बाद वह जो वहां की आस्था और स्वाभिमान का केंद्र था, वह कलिंग जिन, उस कलिंग की मूर्ति वहां से लाके फिर से वहां स्थापित की। कहा? वहीं अपने उत्कल में, कलिंग प्रांत में, ठीक है ना। तो वो उसका भी उल्लेख है उस शिलालेख। खैर, और भी कई सारे उल्लेख हैं। एक गजब उल्लेख तो ऐसा है कि जैसे आपने देखा होगा समय सार की छठवीं गाथा में 2000 साल की आगम परंपरा में किन्हीं एक आचार्य ने ये लिखा है, केवल एक कुंद आचार्य ने, तम एयत वेहत्तम दाये हम अपड़ो सभी वेड़ जदि दायेज प्रमाणम चुक्केज छलम हेतव्यम, कि मैंने उस एकत्व विभक्त आत्मा का स्वयं अनुभव किया है और मैं अपने निज वैभव से आत्मा दिखाऊंगा। ऐसा लिखा ना पांचवी गाथा में, पांचवी गाथा, ठीक है, समय सार की। तो पांचवी गाथा में कुंद देव ने लिखा कि मैं आत्मा को निज वैभव से दिखाऊंगा। कुंद देव से भी पहले एक राजा, एक जैन श्रावक ऐसा हुआ कि उसने ये लिखा, उसके शिलालेख में लिखा है ये कि सम्राट खारवेल को शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान हुआ। उसमें लिखा है शिलालेख। शिलालेखों में भी ऐसी बातें आती हैं, हाँ आती हैं। और उस जीव ने 5 अणुव्रत अंगीकार किए, उस सम्राट खारवेल ने, राजा ने, है ना। शरीर आत्मा को भिन्न भिन्न जाना और 5 अणुव्रत अंगीकार किए, इसका उल्लेख उस शिलालेख में। और इतना ही नहीं, उसमें एक मुनियों की बहुत बड़ी संगीति हुई, है ना, और मुनि सम्मेलन, और उस मुनि सम्मेलन में ही ये संभावना व्यक्त की जाती है, क्योंकि उसमें 4 शब्द आता है, 4 में कल्पना की आगम की, कि वहां उन्होंने आगम को 4 भागों में बांटा। कौन कौन से? प्रथमानियोग, करणानियोग, चरणानियोग और द्रव्यानियोग। क्यों? क्योंकि द्वादशांग में तो कोई ऐसा बंटवारा है नहीं। हमने 12 अंगों के नाम जाने थे श्रुत ज्ञान के प्रसंग में, वहां तो प्रथमानियोग, करणानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग बंटवारा है नहीं। तो ये बंटवारा हुआ कहां से? तो ऐसी संभावना व्यक्त की गई कि वो जो मुनियों की संगीति हुई थी, उसमें जिनवाणी के संरक्षण के लिए उन्होंने जिनवाणी को 4 रूपों में उपकल्पित किया। तो वहां उसका अर्थ वही है कि उन्होंने प्रथमानियोग, करणानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग, इन 4 अनुयोगों के रूप में उसके संरक्षण का संकल्प लिया। और फिर बाद में वो 4, उस समय जिनवाणी तो वैसा लेखन कार्य ऐसा शुरू हुआ नहीं था जैसा बाद में हो गया। फिर बाद में वो 4 अनुयोग चल पड़े। फिर समंत भद्राचार्य ने पहली बार 4 अनुयोग के नाम लिखे रत्नकर्ण श्रावकाचार में 42, 43, 44 इन श्लोकों में, है ना। तो ये बहुत ऐतिहासिक दस्तावेज है वो खारवेल, सम्राट खारवेल का शिलालेख, है ना। जैन राजा, जैन संस्कृति, है ना, अनासक्त में जिन धर्म का एक बहुत बड़ा, कैसे जैनी राजा होते थे, तो उसका खैर। तो उस शिलालेख में इस देश का नाम आया है भरतवर्ष। भरतवर्ष यानी संस्कृत में हिंदी कर दें, यदि संस्कृत कर दें या उससे हिंदी कर दें तो उसका होगा भारतवर्ष। वो प्राकृत में है, चूंकि ब्राह्मी लिपि में है, तो प्राकृत में भरतवर्ष, संस्कृत में उसे बोलते हैं भारतवर्ष। तो गौरी शंकर ओझा ने ये बताया संविधान सभा वालों को, नेहरू जी को, कि इस देश का यदि नाम सबसे प्राचीन कहीं शिलालेख में मिलता है तो वो सम्राट खारवेल के उस शिलालेख में मिलता है, उदयगिरी खंडगिरी, जो कि उड़ीसा में है ना, और भुवनेश्वर से कुछ दूरी पे है, वहां मिलता है। तब जाके निर्णय लिया गया कि इस देश का नाम भारत है। वो वर्ष अलग कर दिया, क्योंकि वर्ष का अर्थ ही होता है क्षेत्र, समझ में है ना।
जैसे हम सबके नाम के साथ जुड़ा हुआ है निपुण कुमार, नितिन कुमार, मनीष कुमार, प्रशांत कुमार, लेकिन नाम ऐसा कोई नहीं लेता। हाँ भाई नितिन कुमार इधर आओ, वो नितिन नाम पर्याप्त है। तो ऐसे ही वर्ष का जो अर्थ है ना, वो अलग करके भारत नाम चल पड़ा। तो ऐसे ही इन पर्वतों को जो कहते हैं वर्षधर पर्वत। वर्षधर पर्वत क्यों बोलते हैं? क्योंकि वर्ष यानी होता है क्षेत्र। तो भरत हेमवत है ना, भरत हेमवत क्या है, हरि विदेह रम्यक हैरण्यवत ऐरावत, ये जो 7 क्षेत्र हैं, इन 7 क्षेत्रों को ये 6 पर्वत विभाग करते हैं, इनका विभाजन करते हैं, इसलिए इनका नाम है वर्षधर पर्वत। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? एक बार फिर से वही चित्र हम शेयर करते हैं। चलिए और जूम करे देते हैं, क्योंकि अब केवल जम्बूद्वीप से ही आशय है। तो ये आ गया। ठीक है, तो ये आपको क्षेत्र दिखाई दे रहे होंगे। सबसे नीचे का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है भरत, ठीक है, फिर ये हेमवत, फिर ये दोबारा हरा सा दिखाई दे रहा है हरि, फिर ये सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है बीच में, ये है विदेह। विदेह सबसे बड़ा है। ठीक है, तो हो गया भरत, हेमवत, हरि, विदेह, फिर इसके बाद ये रम्यक, ये हरा, फिर ये आगे दिखाई दे रहा है हैरण्यवत, ये पीला रंग दिखाया, पीले में दिखाया है हैरण्यवत, और फिर अंत में फिर ये ऐरावत। तो अब ये सामने से ही आपको देख के पता चल जाएगा कि इनकी यदि लंबाई चौड़ाई वगैरह बहुत सारी स्थितियां देखी जाए, तो ये सबसे नीचे है भरत, तो सबसे ऊपर है ऐरावत। इनका सब कुछ बराबर निकलेगा, क्योंकि वो ऐसे आकार में है ना। फिर ये दूसरे नंबर का क्षेत्र हेमवत, ठीक है, और 6वें नंबर का हैरण्यवत, इन दोनों की स्थिति बराबर निकलेगी कई सारी चीजों की, है ना। चलिए, तो ये आपको 7 क्षेत्र समझ में आ गए। सबसे बीच में है विदेह। विदेह यानी जम्बूद्वीप का बहुत बड़ा हिस्सा इस विदेह में। अच्छा, इन पर्वतों की ऊंचाई कितनी बताई थी मैंने? 100 योजन, 200 योजन, 400 योजन, 400 योजन, 200 योजन, 100 योजन। ठीक है, ये निषद पर्वत और नील पर्वत, ये विदेह क्षेत्र के आजू बाजू जो है, ये 400 योजन के हैं। फिर ये घटते जाते हैं। नील के बाद रुक्मी 200 योजन, शिखरी 100 योजन। ऐसे यहाँ हिमवन 100 योजन, महाहिमवन 200 योजन और निषद 400 योजन। पर्वत ये कैसे हैं? दीवाल जैसे, ऐसे दोनों छोरों पे बिल्कुल एक सी ऊंचाई है, कहीं ऐसी कहीं घटा हो कहीं बड़ा हो, ऐसा विषम नहीं है। चलिए, ये आपको बीच में दिख रहा है। अच्छा, ये और बता दूं, इसका जम्बूद्वीप नाम क्यों है? अच्छा, जम्बू शब्द का अर्थ क्या होता है? जम्बू शब्द का अर्थ होता है जामुन, होता है ना, जामुन इन दिनों में काफी आ रहे हैं जामुन, है ना। तो जामुन को ही बोलते जम्बू, और जामुन के वृक्ष को ही बोलते हैं जम्बू वृक्ष। ठीक है, तो यहाँ ये जो विदेह क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र में यहाँ उत्तर कुरु है, ये उत्तम भोग भूमि का इलाका कहलाता है, अभी बताऊंगा सब। तो यहाँ पे एक वृक्ष है जिसका नाम है जम्बू वृक्ष। अनादि निधन वृक्ष है, वो कोई जन्म हुआ या कभी कट जाएगा मर जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, और वो कोई वनस्पति भी नहीं है, तो पृथ्वी है ना, लेकिन नाम है उसका, नाम निक्षेप ऐसा है कि वो जम्बू वृक्ष कहलाता है। तो वो जम्बू वृक्ष की वजह से इस पूरे द्वीप का नाम जम्बू द्वीप है। ठीक है ना। तो ऐसे ही नाम पड़ जाते हैं, जिन चीजों के नाम है ना, उन सबके नाम के पीछे कोई ना कोई छोटे ही छोटे ऐसे कारण होते हैं कि वो पूरा ही उसका नाम पड़ जाता है। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो ये जम्बू वृक्ष के कारण इसका नाम जम्बू। अब जरा हम देखते हैं हम कहां पे हैं। तो ये जो सबसे नीचे आपको दिख रहा है ना, पहला हिमवन पर्वत दिख रहा है। हिमवन पर्वत के नीचे का क्षेत्र जो है ये कहलाता है भरत क्षेत्र। कौन सा कहलाता है? भरत। 7 क्षेत्रों के आए ना, भरत, हेमवत, हैरण्यवत, हरि, विदेह, रम्यक, ऐरावत। ठीक है,
तो ये जो सबसे पहला है भरत क्षेत्र, इस भरत क्षेत्र में हम रहते हैं। ये ठीक है। भरत क्षेत्र क्या है कि इस भरत क्षेत्र के बीचों बीच, जैसे ये हिमवन पर्वत था जिसकी वजह से भरत क्षेत्र, ये इस नीचे ये विभाजन हो गया, ऐसे ही एक पर्वत और है बिल्कुल बीचों बीच, वो कहलाता है विजयार्ध पर्वत। कौन सा पर्वत? जिसकी भी चर्चा महेंद्र जी ने की थी। ये भी ऐसे देखो, ये हरा हरा दिख रहा है ना, ये पीला पीला, सबसे नीचे देखो ये पीला पीला विजयार्ध पर्वत लिखा हुआ है, दिख रहा है ना? हाँ जी। तो ये विजयार्ध पर्वत इसके बीचों बीच है। तो इस विजयार्थ पर्वत की वजह से ये भरत के दो भेद, दो खंड हो गए, एक विजयार्थ पर्वत के उत्तर दिशा का, एक पर्वत के दक्षिण दिशा का। यदि चित्र में देखा जाए ऊपर और नीचे, तो भारत के कितने क्षेत्र, मतलब कितने खंड हो गए? 2 खंड। ठीक है। अब हिमवन पर्वत के ऊपर, यानी ये 6 पर्वतों के ऊपर एक एक कुंड है, जलाशय है, सरोवर है, तालाब है। ठीक है, तालाब, सरोवर। तो एक ये जो 6 पर्वत है, 6 पर्वतों के ऊपर 6 सरोवर है। देखो आपको दिख रहे होंगे, ये दिख रहा है, ये इसके आगे के सूत्रों में नाम है पद्म, महापद्म, तिंगिक्ष, केसरी, पुंडरीक, महापुंडरीक, महापुंडरीक, पुंडरीक। तो ये पहला जो हिमवन पर्वत के ऊपर एक पद्म नाम का सरोवर है। इन सब के अभी नाप आप आएंगे, अभी घबराना मत, आप एक साथ सब जानने की कोशिश मत करना, नहीं तो वो फिर दिमाग में घुल मिल जाता है। सूत्रों के क्रम से ही हम चले। तो ये जो पर्वत है, इसके ऊपर ये सरोवर है। इस सरोवर से 2 नदियां निकलती है ना? निकलती 3 है, लेकिन अभी भरत क्षेत्र की अपेक्षा से देखें तो 3 नदियों में से 2 नदियां ये नीचे भरत क्षेत्र में आती है। एक ये आप देखो मेरा एरो, ये नदी कहलाती है, से पर्वत से निकलकर ये नीचे आती है, गिरती है, फिर विजयार्थ गुफाओं से निकलकर समुद्र में जाके गिर जाती है। ऐसे ही इसके पश्चिम में से ये सिंधु नदी निकलती है ना, और ये नीचे आके ऐसे समुद्र में जाके गिर जाती है। तो ये पहले ही विजयार्थ पर्वत ने इस भरत क्षेत्र के 2 खंड कर दिए थे। अब इनके करने से 6 खंड हो जाते हैं। कितने खंड हो जाते हैं? 6 खंड हो जाते हैं। किस वजह से? 2 खंड तो करे गंगा नदी ने, गंगा नदी ने, और फिर जो बचे उसको 2 खंड फिर कर दिए सिंधु नदी ने, है ना? ऐसे। तो ये देखो आप 6 खंड दिखाई देंगे आपको, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो कोई पूछे भरत क्षेत्र कहाँ है, तो जम्बू द्वीप में है ना। जम्बू द्वीप में जो दक्षिण दिशा में लवण समुद्र को घेरे हुए जो एरिया है, वो भरत क्षेत्र है, जिसके उत्तर में हिमवन पर्वत है। भरत क्षेत्र के कितने खंड है? वो 6 खंड है। ऐसे हो जाते हैं ये कि भरत क्षेत्र के बीचों है ना, पूर्व से लेके पश्चिम तक विजयार्ध पर्वत है, जिसकी वजह से इस भरत क्षेत्र हो जाते हैं। हिमवन पर्वत पर होने वाले महापद्म, पद्म नाम के सरोवर से गंगा नदी और सिंधु नदी, ये 2 नदियां भरत क्षेत्र में से निकल समुद्र में जाके गिरती हैं। तो इस वजह से ये पूरे भरत क्षेत्र के 6 खंड, और इन 6 खंडों को जो चक्रवर्ती जीतता है ना, जो जीतता है उसे ही चक्रवर्ती कहते हैं। ठीक है, कहते हैं भरत जी खंडों के राजा थे, 6 खंडों के राजा थे। तो कौन से 6 खंडों के? 6 खंडों के राजा। तो इनमें एक है आर्य खंड और 5 है मिलेक्ष खंड। देखो ये मिलेक्ष खंड अभी हुआ है, ये 3 तो बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं जहां मेरा ये चल रहा है एरो, इसके बाद ये दिखाई नहीं दे रहे, नीचे 2 है। तो ये 5 है मिलेक्ष खंड, और एक बीच में ये जो लाल लाल सा दिख रहा है, ये है आर्य खंड। तो ये 6 खंड है, जिसमें 5 मिलेक्ष खंड है और एक आर्य खंड है।
अब आप पूछेंगे कि मिलेक्ष खंड और आर्य खंड क्या होता है, मिलेक्ष और आर्य क्या होता है, तो अब क्योंकि आगे सूत्रों में आया है ना, अब कुछ सूत्रों में आएगी तो वहां दिमाग की उलझा है। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अब हम कहाँ हैं? तो सबसे पहले अनंताकार में देखा जाए तो लोक में भी, मध्यलोक में है, मध्यलोक में भी जम्बूद्वीप में है, जम्बूद्वीप में भी भरत क्षेत्र में है, भरत क्षेत्र में भी हम यहाँ आर्य खंड में है। आर्य खंड बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है इस दृष्टि से। ये पूरा अमेरिका, जापान, पाकिस्तान सब आर्य खंड में आता है। आप क्या सोचते हैं जहाँ पाकिस्तान है वो आर्य खंड नहीं है? ये जो ग्रीनलैंड के जंगल है, जंगल कहते हैं आदिवासी, आर्य खंड नहीं है। हमें समझे आर्य मतलब हम हिंदुस्तानी और बाकी सब पाकिस्तान वगैरह सब मिलेक्ष लोग हैं, मिलेक्ष है। हमने ऐसे शब्द सुनते ही बोले अमेरिका वगैरह ये सब मिलेक्ष है, ऐसा नहीं है। सब आर्य खंड है, सब आर्य खंड के अंतर्गत आता है, सब आर्य है। वाह, पाकिस्तान अभी 1947 के पहले मिलेक्ष खंड नहीं था, पहले तो भारत का ही हिस्सा था ना। ये अफगानिस्तान वगैरह और ये बांग्लादेश सब भारत के हिस्से थे, तो अब ये मिलेक्ष खंड हो गए। ऐसा नहीं है, ये सब आर्य खंड है, सब आर्य खंड है ना। ग्रीनलैंड के जंगल जहाँ झिंगालाला आदिवासी लोग रहते हैं वो भी आर्य खंड ही है। तो मिलेक्ष खंड क्या होते हैं वो मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे सारी चर्चा। अभी तो बहुत मोटा मोटा गणित में आपको बता रहा हूं। तो इस तरह से यहाँ इस भरत क्षेत्र के इस आर्य खंड में हम हैं, बाकी 5 मिलेक्ष खंड है और इन्हीं 6 खंडों को चक्रवर्ती जीतता है। ठीक है, चलिए। तो इस बीच आपसे एक मैं प्रश्न पूछ लूं, आप लोग जवाब देंगे? मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपको समझ में आया है कि नहीं जो अभी हमने बताया? बहुत मोटा मोटा बताया, बहुत आसान है अभी। हाँ जी, आया, आ समझ गया, में आ रहा है, आ गया, आ चलो रहा है, समझ में आ रहा खुशी है। की बात है ये तो। अब आगे जो हम बढ़ेंगे ना, अब ये मिलेक्ष खंड, आर्य खंड वगैरह, उत्सर्पणी अवसर्पणी, बहुत आनंद आएगा इस चर्चा में, है ना। तो अभी तो हम ज्योग्राफिकल हम वहां पर पहुंच रहे हैं जहां हमें ये सारी चीजें समझना है। ठीक है, तो इस तरह से ये सूत्र हुए। एक सूत्र में 7 वर्षों के नाम यानी क्षेत्रों के नाम, और अगले सूत्र में उन 7 क्षेत्रों का बंटवारा जिन पर्वतों ने किया, बाकी की चर्चा रात में करेंगे। है किसी को कोई प्रश्न? हाँ, हेलो। शेट्टी साहब कुछ कह रहे हैं, हाँ बोलिए। मनुष्य पर के राम को मनुष्य नहीं जाता है तो अंजन चोर कैसे गया? अंजन चोर कैसे गया, किसने कहा गया? ईश्वरदेव के दर्शन के लिए। आवाज थोड़ी कम आ रही भाई साहब आपकी। नंदीश्वर द्वीप के दर्शन के लिए अंजन चोर गए थे ना? हाँ, नहीं, ढाई द्वीप के बाहर नहीं जा सकते। बाहर नहीं जाते। हाँ, और ढाई द्वीप के अंदर भी अकृत्रिम चैत्यालय बहुत है ना। असंख्यात अकृत्रिम चैत्यालय हैं और उनमें से जो गिनती योग्य है वो 8 वसु कोटि 56 लाख 97 सहस 481, ये पूजन की पंक्ति है ना। 8 करोड़ 56 लाख 97,000 वसु कोटि 56 लाख 97 सहस 481, 8 करोड़ 56 लाख 97,481। इतने पंचायती मंदिर हैं इसमें, तो वहां कहीं दर्शन करने के लिए गए, है ना। तो बाकी तो देवों के अपने अपने विमानों में, अपने अपने भवनों में जो है उनकी तो संख्या ही नहीं है, संख्यात है। तो वो यही बंदना हुआ ढाई द्वीप के बाहर नहीं जा सकता। तो यदि आप कहीं पढ़ा है तो या तो पढ़ने में कहीं मिस्टेक हो गई है, और यदि हकीकत में जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही लिखा है तो लिखने में कहीं मिस्टेक हुई है। ये तो सिद्धांत है, ढाई द्वीप के बाहर तो बस एक ही अपेक्षा से कहा है, वो समुद्रघात की अपेक्षा से, अथवा एक और है अपेक्षा, वो जो आनुपूर्वी होती है ना। मान लीजिए वही कोई ढाई द्वीप का व्यक्ति, जीव, उसे ढाई द्वीप के बाहर जन्म लेना है तो विग्रह गति में
अच्छा विग्रह गति की अपेक्षा, लेकिन वो भी विग्रह गति की, ये सब ऐसी चीजें हैं बहुत, है ना। तो विग्रह गति में कोई तीर्थंकर की वंदना, मतलब चैत्यालों की वंदना तो कर नहीं सकता, है ना। तो इसलिए ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी मातु वंदना शतवार।